दोस्तों नमस्कार। जब से स्वाति मालीवाल का केस पब्लिक में आया है, स्वाति मालीवाल की तरफ से पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, तब से केजरीवाल के ऊपर उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो, इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन पे हो और राज्यसभा एमपी और भूतपूर्व महिला आयोग की अध्यक्षा पे अपने घर में मारपीट करवाए। ये वही आदमी कर सकता है जिसको कानून का डर नहीं है, जिसको समाज की शर्म नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि केजरीवाल की आपराधिक पृष्ठभूमि को भी समझा जाए और ये देखा जाए कि क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो केजरीवाल कर रहे हैं, या आज से पहले भी उन्होंने इस तरह की हरकतें करी हैं। दोस्तों, एक चीज आपको मैं बता दूं कि मार्च 2022 तक केजरीवाल के ऊपर 19 अलग अलग धाराओं में करीब 30 केस रजिस्टर्ड हैं। ये मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूं। इसीलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि एक अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो वो देश के संविधान, देश की न्याय व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि ये कौन से 19 धाराओं के अंदर 30 केस हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मेरा एक निवेदन और है कि आप जब वीडियो शेयर करते हैं तो उसमें अपने विचार जरूर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ इस बात की चर्चा करिए, क्योंकि जब तक आप अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे, सिंपली शेयर करना मुझे लगता है कि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि समाज में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा जरूरी है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आप शेयर करते हैं उसके नीचे अपने विचार 1 या 2 लाइन में जरूर लिखें और अपने दोस्तों तक भेजें, ताकि वो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट मुद्दों पर अपने विचार रख सकें और समाज में एक, जिसको कहते हैं कि थॉट प्रोसेस शुरू हो, और अगर कोई बुराइयां हैं, कोई कुरीतियां हैं, हम उनको एड्रेस कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो 19 केस कौन से हैं जिसके कारण केजरीवाल के ऊपर इस समय 19 धाराएं वो कौन सी हैं जिसके कारण केजरीवाल पे 30 केस चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने ये पूरी जो व्याख्या है वो भारत के कानूनों के हिसाब से करूंगा, ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। दोस्तों, आईपीसी की एक धारा है 34, उसके तहत केजरीवाल के ऊपर एक मुकदमा दायर है। और ये है कि जब मैं उसकी धारा का मूल पढ़ देता हूं, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कई लोगों ने मिलके कुछ अराजकता का काम करने का प्रयास किया है, उसमें केजरीवाल भी शामिल थे, इसलिए उनके ऊपर इस तरह की हरकत करने का एक केस दायर है आईपीसी की धारा 34 के तहत। एक केस दायर है आईपीसी की धारा 36 के तहत 36। उसके हिसाब से इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन, मतलब कि वहां पे भी कुछ ऐसी हरकत इन्होंने करी है मिली भगत के साथ, जिसके कारण इन पे एक और केस पुलिस ने दायर कर लिया है। तो ये था कि भैया अकेले नहीं है, ये हमेशा ऐसे अराजक तत्वों के साथ रहे हैं जो कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाने का प्रयास करते रहे हैं। एक धारा और है, punishment of abatement if the acts abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। कुछ इन्होंने ऐसी हरकत करी है, ये है सेक्शन 109, जिसके ऊपर एक्सप्लिसिट पनिशमेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयास किया है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके कारण ये अराजकता फैला सकते हैं। उनमें से एक केस ऐसा भी दर्ज है कि इन्होंने अराजकता का प्रयास किया है, लेकिन उस अराजकता को डिफाइन कानून में नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये क्रिएटिव क्रिमिनल भी है। ये अभी तक अपने आप को स्वीट टेररिस्ट बोलते थे, लेकिन ये क्रिएटिव क्रिमिनल भी हैं और ऐसा क्राइम किया है जिसकी धारा कानून ने भी स्पेसिफाई, या जिस पे पनिशमेंट कानून ने भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जैसे कि कल आया स्वाति मालीवाल के चक्कर में केस के अंदर, कि इन्होंने अपने पीएस को या ओएसडी को उकसाया।
ये पहली बार नहीं है। आईपीसी की धारा 114 के तहत इन पे ऑलरेडी एक केस दर्ज है और उसमें अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, मतलब जब अपराध हो रहा था तो केजरीवाल वहीं था। जैसा कि कल स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब उनके साथ मारपीट हो रही थी केजरीवाल वहीं था। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को अपराध करने में और करवाने में आनंद आता है। ये अपराध रोकता नहीं है व्यक्ति। कहने को चीफ मिनिस्टर है, देश के कानून और संविधान की शपथ जरूर ली है, लेकिन उनको मानना कोई जरूरी नहीं है। अगला ऑफेंस जो है उनका वो है, दो ऑफेंस हैं 120 बी के तहत। 120 बी क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हैं। इस तरह के दो मुकदमे केजरीवाल पर दायर हैं। तो ये बात भी हमें समझनी होगी कि यह पहला मुद्दा नहीं है। इसके बाद एक और जो केजरीवाल के ऊपर केस है वो है धारा 143 143 के तहत। इसका मतलब अनलॉफुल असेंबली का पनिशमेंट। इन्होंने जहां पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, धारा 144 होगी या पुलिस का कोई प्रतिबंध होगा, वहां पे भीड़ इकट्ठी करना मना होगा ताकि अराजकता ना फैले। इस तरह की अराजक भीड़ का भी ये हिस्सा रहे हैं, तो ये भी सेक्शन 143 के तहत इनके ऊपर एक मुकदमा दायर है। इसके अलावा एक और मुकदमा जो इनके ऊपर है वो है सेक्शन 149 के तहत। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब झुंड बना के, ग्रुप बना के, गैंग बना के किसी कॉमन एजेंडा को आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, वो भी समझना होगा। यह है धारा 149 के तहत। इसके अलावा दोस्तों एक और धारा है 171 171, और 171 के तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो वास्तव में एक बहुत ही आपराधिक हरकत है, वो ये है कि वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। गलत नियत से सरकारी वर्दी या सरकारी टोकन लेके घूमना। इसका मतलब कि आप वो नहीं हैं, आप सरकारी अधिकारी नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप को सरकारी अधिकारी बता रहे हैं या सरकारी अधिकारी का आई कार्ड या टोकन लेके आप घूम रहे हैं। इसका मतलब आप जनता के साथ, समाज के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। एक और धारा जो जिनके तहत इनके ऊपर दो केस दर्ज हैं वो है 186 आईपीसी 186। अगर हम 186 की बात करते हैं तो उसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन। खुद तो अराजकता फैलाते हैं, लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी या गवर्नमेंट कर्मचारी काम करता है तो उसके काम में व्यवधान डालना, ये काम भी केजरीवाल ने किया है काफी, और इस पे भी इनके ऊपर दो मुकदमे दर्ज हैं। ये बात भी हमें समझनी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट जो ऑफेंस है वो है डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। मतलब कि आप, अगर आपको कोई कानून के हिसाब से काम करना है तो आपने कानून की अवहेलना करी है। तो एक केस सेक्शन 188 के तहत वो भी है कि आपने जो सरकारी आदेश हैं उनकी अवज्ञा करी है, डिसओबीडियंस किया है, उनको मानने से इनकार किया है। इसको बोलते हैं अराजकता। तो दोस्तों एक मुकदमा इनका 188 पे भी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इशू आता है, जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि भाई क्यों एक व्यक्ति किसी और के ऊपर हमला करेगा या आक्रमण करेगा या किसी भी तरह का कोई, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसको उकसाएगा गलत काम करने के लिए। एक बहुत ही संगीन केस इनके ऊपर है आईपीसी 308 के तहत। 308 क्या कहता है? अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ऐसी हरकत करी जिससे किसी व्यक्ति की हत्या हो सकती थी।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि अबेटमेंट के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को उकसा सकते हैं कि वो अपनी हत्या करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्ना हजारे को इन्होंने जबरदस्ती पे आमरण अनशन पे बैठा दिया। इसी तरह से कहीं किसी और को कहा हो कि आप पेड़ पे चढ़ के सुसाइड कर लीजिए इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट। इस तरह की हरकत भी केजरीवाल ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करने के लिए दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का भी प्रयास किया है। ये कानून ये बताता है, धारा 308 जो है वो यही बताती है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है वो है सेक्शन 323 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। जानबूझ के किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को शारीरिक रूप से नुकसान करना। इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं हाथापाई की होगी, कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा जिसके तहत इनके ऊपर ये केस दर्ज है। एक केस और दर्ज है आईपीसी 332 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। कोई सरकारी अधिकारी अपना काम कर रहा होगा, इन्होंने उसके साथ मारपीट की होगी उसको काम नहीं करने देने के लिए। ये भी आपराधिक मामला केजरीवाल पे दर्ज है। हो सकता है कि जो चीफ सेक्रेटरी के ऊपर इन्होंने हाथापाई करवाई, बाकी किसी और अधिकारी को लेके हाथापाई की होगी इन्होंने, क्योंकि इनको तो लगता है कि ये सबसे ऊपर है, कानून की चिंता इनको है नहीं, तो इन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ भी हाथापाई की होगी ताकि वो अपना काम ना कर सके। ये भी एक केस इनके ऊपर दर्ज है। एक केस और दर्ज है कि किसी भी व्यक्ति को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करना, मतलब कि इनके पास कोई गया होगा, इन्होंने उसको बंधक बना लिया, उसको जाने नहीं दे रहे होंगे। तो ये जो आईपीसी की धारा है 341, उसके तहत पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मतलब कि आपने किसी को काम करने से जबरदस्ती मना किया, उसके लिए व्यवधान खड़े किए, ये एक बात बहुत गंभीर हो जाती है। और एक और केस जो इनके ऊपर है, और ये केस एक नहीं 2 बार ऐसा हुआ है, और एक और महत्वपूर्ण केस जो है वो धारा आईपीसी की 342 के तहत पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। किसी व्यक्ति को आपने बंधक बना लिया, अब आप उसको जाने नहीं दे रहे। जैसे कि मान लीजिए कल स्वाति मालीवाल वहां गई, कार से गई, लेकिन बाहर निकली और ऑटो से घर आई, जो कि मीडिया रिपोर्ट बता रही है। क्या इन्होंने उनको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए प्रयास किया? अगर ऐसा हुआ तो स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन ये पहली बार नहीं किया इन्होंने। 342 आईपीसी 342 के तहत इन पे ऑलरेडी एक मुकदमा पहले भी दायर है। फिर मुद्दा एक आता है और इंपॉर्टेंट केस का, आईपीसी 353 बोलता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। यहां तक कि इन्होंने सरकारी अधिकारी के ऊपर भी हाथ पैर चलाए ताकि वो अपना काम ना कर सके। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब हिंसा और अराजकता से इनका बहुत पुराना नाता है। और इस मामले में भी 353 के ऊपर भी इन पे 2 केस दर्ज हैं, एक नहीं 2। और ये मैं कब कह रहा हूं, ये सब मैं कह रहा हूं 2020 तक के। अभी इनके करप्शन केसेस, भ्रष्टाचार के, किसान आंदोलन में, दुनिया भर के जो बाकी केसेस हैं अभी वो अलग हैं, उनकी लिस्ट में अलग बना रहा हूं। लेकिन अभी मैं आपको वो बता रहा हूं जो ऑलरेडी कंफर्म्ड केसेस हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है, मैं उनकी बात आपसे कर रहा हूं। आईपीसी की धारा 500 आपने अक्सर सुना होगा केजरीवाल को माफी मांगते हुए। डिफेमेशन केस में, मानहानि के मुकदमे में अक्सर केजरीवाल जो पॉलिटिशियंस थे उनसे माफी मांगते रहे। ऐसे 8 केस हैं केजरीवाल के ऊपर। 8 नेताओं ने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया हुआ है और केजरीवाल माफी मांगते फिर रहे हैं। और यही बात, और इसमें भी गुजरात यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग है। ये मैं वो बात कर रहा हूं जो मार्च 2020 तक के हैं। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केजरीवाल आपराधिक नहीं है,
तब भी मैंने कहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल का बायोडाटा नहीं देखा है। अगर केजरीवाल का बायोडाटा देख लेते तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि कोई ये सीरियल ऑफेंडर नहीं है, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, एक्चुअली ये दोनों ही हैं। इस बात को अगर आपको देखना हो तो केजरीवाल का अपना दिया हुआ शपथ पत्र देख सकते हैं। एक और केस इनके ऊपर दायर है धारा 504 में। धारा 504 क्या बोलती है, हम पहले वो भी आपको बता देते हैं ताकि उस मुद्दे पे भी आपको क्लैरिटी हो जाए कि केजरीवाल किस किस तरह की हरकतें करता रहा है। इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंशन टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, किसी को जानबूझ के प्रोवोक करना जिससे अराजकता फैले, और केजरीवाल केपेबल है इस काम के लिए। उल्टी सीधी बातें करना, विधानसभा के अंदर चौथी पास राजा की कहानी सुनाना, बाहर आके देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करना, एलजी को क्रिटिसाइज करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को क्रिटिसाइज करना, कौन सा काम इन्होंने नहीं किया। हर तरह की हरकत इन्होंने करी है। इनको लगता है जो ये बोलेंगे वही सच है, बाकी दुनिया को कुछ समझ नहीं। इसीलिए इनके ऊपर धारा 504 में एक केस हुआ है और एक केस 506 के तहत भी हुआ है, जिसके अंदर पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब आपराधिक रूप से किसी को उकसाना कि आप अपराध करो, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। इस तरह की हरकत करके भी इन्होंने किसी को उकसाया होगा। तो दोस्तों ये तो थे 19 अलग अलग धाराओं में करीब 30 केस। और ध्यान रखिएगा, अभी तक मैंने लीकर की बात, बाकी करप्शन केसेस, बाकी घोटाले जो इन पे चल रहे हैं जिनके कारण ये जेल पहुंच चुके हैं, अभी मैंने उनकी चर्चा नहीं करी। ये सब चर्चाएं वो हैं जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से इस बार जब मुख्यमंत्री बने हैं 2020 में, ये सब उससे पहले के केसेस हैं। इसका मतलब अगर आप इस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें बहुत सारा क्रिमिनल माइंडसेट आपको दिखेगा। जैसे हम लॉ में बोलते हैं मेंसरिया, माइंडसेट जो आपका है, क्रिमिनल माइंड। एक्चुअली केजरीवाल एक सीरियल ऑफेंडर है, एक हैबिचुअल क्रिमिनल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्तव्य दिया था कि केजरीवाल सीरियल क्रिमिनल या हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, मुझे लगता है कि वो गलत था। अब शायद स्वाति मालीवाल के केस के बाद जब ये सारे मुद्दे वापस सुप्रीम कोर्ट को देखने चाहिए, और जब वो देखेंगे तो उनको अपने स्टेटमेंट को बदलना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, आने वाले दिनों में केजरीवाल के ऊपर और कौन कौन से मुकदमे होते हैं, और जो अभी कार्यकाल इनका चल रहा है एज ए मुख्यमंत्री, उसमें इन्होंने कितने या उनके ऊपर कितने इस समय केस चल रहे हैं, उनकी भी मैं एक लिस्ट अलग से बनाऊंगा। एक ही बनाता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तब आप समझ लीजिए कि एक मुख्यमंत्री जिस पे ऑलरेडी 30 केस चल रहे हैं, और ये सब चल रहे हैं, अभी इनको किसी में सजा नहीं मिली, ये केस चल रहे हैं, लंबित है, इसीलिए ये चुनाव लड़ पा रहे हैं। अगर इनको एक भी केस में अगर सजा हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है, तो शायद ये चुनाव भी ना लड़ पाए। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने विचार रखिए कि क्या भारत की राजनीति में हमारे जो वोटर्स हैं, क्या इस तरह के लोगों को चुनना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री बनने की रेस में है। क्या इस तरह का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए? सवाल इस बात का है। आपका क्या कहना है दोस्तों कि क्या इस तरह के व्यक्ति को संवैधानिक पोजीशंस पे बैठना चाहिए, हाँ या ना? और अगर नहीं तो आपका क्या सुझाव है कि इस तरह के व्यक्तियों को कैसे रोका जाए? क्योंकि कोर्ट्स तो हाथ खड़े कर देते हैं, कोर्ट्स कहते हैं हमारा काम नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जेल से छोड़ने का काम कोर्ट जरूर करता है, लेकिन ऐसे लोगों को बांधने का काम कोर्ट नहीं करता। ये बड़ी विचित्र स्थिति है इस देश की। आपका क्या कहना है दोस्तों? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।